हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ दीक्षा। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 के अंतर्गत लास्ट टॉपिक सीड्स के बारे में, यानी कि बीजों के बारे में। बीज तो आप सभी ने देखे होंगे, हमारे सभी के घर में बीज उपलब्ध होते हैं, तो बीज सभी ने देखे होंगे ऑब्वियसली। तो बीज क्या होते हैं? फर्टिलाइज ओव्यूल होते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? बीज। आज हम पढ़ने वाले हैं बीज के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है जिसे हम सीड भी कहते हैं। तो सीड क्या होते हैं? जितने भी फर्टिलाइज ओव्यूल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सीड्स कहते हैं। अगर हम एक शब्द में देखें तो क्या कहेंगे? फर्टिलाइज ओव्यूल ही क्या कहलाता है? सीड कहलाता है। लेकिन जो बीजांड होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं? परिपक्व हो जाते हैं, अपने स्वरूप में परिवर्तन कर लेते हैं और किसका निर्माण करते हैं? सीड्स का निर्माण करते हैं। जितने भी सीड्स होते हैं वो किस किस चीज़ों से मिलकर बने होते हैं, चलिए देखते हैं। तो जो बीज होते हैं वो क्या कहलाते हैं? परिपक्व बीजांड। परिपक्व बीजांड को हम क्या कहते हैं? बीज कहते हैं। तो बीज आ रही बात समझ में? जो एक शब्द है, सिर्फ नाम है, जिसे हम देखते हैं और बहुत ही सरल समझते हैं, वो इतना सरल नहीं है। तो आज हम बायो की लैंग्वेज में बीजों के बारे में जानेंगे। जो फर्टिलाइज ओव्यूल होते हैं, जो निषेचित ओव्यूल होते हैं यानी बीजांड होते हैं, वो परिपक्व या परिवर्तित होकर के धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन करते हैं और सीड का निर्माण कर लेते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि जो सीड होते हैं उनके चारों ओर कवर पाया जाता है, यानी कि खोल पाया जाता है। लेकिन कुछ सीड ऐसे भी होते हैं जिनके चारों ओर खोल नहीं होता है। तो कुछ बीज जो ऐसे होते हैं जिनके चारों ओर खोल होता है, उस खोल को क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं बीज चोल। यानी कि बीज जो है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है? बीज किस किस से मिलकर बना होता है देखेंगे। सबसे पहला जो है बीज चोल, जिसे हम कहते हैं सीड कोड। क्या कहते हैं? सीड कोट। सेकंड आता है भ्रूण, भ्रूणपोष, बीज पत्र। क्लियर? और बीच में एक अक्ष भी होता है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं? बीज में पाई जाती। भ्रूण को कहते हैं एम्ब्रियो, भ्रूणपोष को कहते हैं एंडोस्पर्म, बीज पत्र यानी कि कोटिलिडन्स और एक्सिस। इन सभी चीज़ों से मिलकर के एक बीज का निर्माण होता है। किस किस से? सीड कोट, एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म, कोटिलिडन और एक्सिस। चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम एक बीज का चित्र बना लेते हैं। ये बीचों बीच में एक एक्सिस होती है, यहाँ पर इस तरह से ये बीज होता है। ये एक बीज की संरचना है, ठीक है। अब होता क्या है? ये जो बीच में दिखाई दे रही है ये इसका कहलाता है अक्ष। ये क्या कहलाता है? अक्ष कहलाता है। अब जो अंदर भरा होता है इसे हम कहते हैं भ्रूणपोष। ये जो दो दिखाई दे रहे हैं बीज पत्र, जो चपटे होते हैं और मांसल होते हैं, इन्हें हम कहते हैं बीज पत्र। ये क्या कहलाते हैं? बीज पत्र। अब बाहर ये देख सकते हैं कि बीज के चारों ओर दो लेयर्स होती हैं, और जो लेयर्स होती हैं वो किसी बीज में सॉफ्ट होती है और किसी में हार्ड भी होती हैं, यानी कि पतली होती हैं या मोटी होती हैं, हार्ड होती हैं। तो बीज कोट यहाँ पे देख सकते हैं आपके, जो बीज के चारों ओर आवरण दिखाई दे रहा है उसे हम क्या कहते हैं? बीज सीड कोट कहते हैं। और इसमें बीचों बीच क्या होता है? एम्ब्रियो होता है। बीच में ये एक्सिस होती है। ये जो एक्सिस होती है ये देख सकते हैं आप, अंकुरित होने के बाद ये एक्सिस बढ़ जाती है नीचे की ओर। जब ये अंकुरित होता है बीज तो ये बना लेता है रूट। क्या बना लेता है? रूट्स, यानी कि जड़ें बना लेता है ना। और जो ऊपर की ओर अंकुरण बढ़ता है वो क्या बना लेता है? ये बना लेता है शूट, यानी कि तना। क्या बना लेता है? तना। तो ये जो ऊपर की ओर होता है ये बना लेता है तना वृद्धि करके, और नीचे ये बना लेती है जड़ें।
तो बीज जब अंकुरित होता है तब उसके बाद जड़ और तना का निर्माण होता है। लेकिन उसके पहले बीज में हम देखेंगे ये जो इसकी आवरण है ये कौन बनाता है। जो हमने बीजांड की संरचना देखी थी, बीजांड की संरचना में मैंने आपको बताया था कि बीजांड के चारों 2 लेयर्स होती है, यानी कि 2 अध्यावरण होते हैं, एक बाहरी अध्यावरण और एक आंतरिक अध्यावरण। इसी तरह इसमें भी एक बाहरी सतह होती है और एक आंतरिक सतह होती है। जो बाहरी सतह होती है उसे हम कहते हैं टेस्टा। बाहरी सतह को हम क्या कहते हैं? टेस्टा। और जो आंतरिक इसकी जो सतह होती है ये वाली, उसको हम कहते हैं टैगमैन। आंतरिक सतह को क्या कहते हैं? टैगमैन कहते हैं। याद रखना भाई, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर नीट एग्ज़ाम। फिर बाद में मत बोलना कि मैडम आपने तो पढ़ाया नहीं था, नीट बोल रहे थे लेकिन एग्ज़ाम में आ गया। जब आप लेक्चर को अटेंड नहीं करेंगे प्रॉपर, जैसे मैंने बीजांड की संरचना नहीं पढ़ी तो आपको ये बीज की संरचना समझ में नहीं आएगी, इसलिए आपको पहले वाले लेक्चर भी अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते हैं कि इसमें 2 लेयर्स होती हैं। जो बाहर की लेयर होती है वो क्या कहलाती है? टेस्टा, और अंदर की टैगमैन। क्लियर? तो बीज के चारों ओर आवरण पाया जाता है जिसका निर्माण कौन करता है? बीजांड में जो अध्यावरण होते हैं वही क्या करते हैं? बीज के बाहरी लेयर का निर्माण करते हैं। जैसे कोई भी आपने बीज देखा होगा, चना हो गया, मटर हो गया, मूंगफली होगा, इसमें क्या होता है? बाहर की ओर एक आवरण पाया जाता है, तो वही उसका क्या है? बीज चोल यानी कि सीड कोट है। अब जब हम चने को 2 भागों में तोड़ेंगे या मूंगफली को 2 भागों में तोड़ेंगे तो जो वो 2 भाग हैं उसके, वो कहलाते हैं बीज पत्र। क्या कहलाते हैं? बीज पत्र, जिसे कोटिलीडन्स भी कहते हैं। क्लियर? इसके बीच में एक पतली पतली नुकीली संरचना होती है जिसे हम कहते हैं एक्सिस। क्या कहते हैं? एक्सिस कहते हैं। क्लियर? और इसमें एक इसका जो पोषण होता है उसे हम कहते हैं भ्रूणपोष, जिसमें न्यूट्रिशन पाया जाता है, अनाजों में भरपूर पोषण पाया जाता है जिससे हमें आहार के रूप में हम ग्रहण करते हैं। कुछ अनाज या बीज ऐसे होते हैं जिनमें स्टोरेज पाई जाती है, जैसे गेहूँ हो गया, चावल हो गया, इसको हम एक बार उगाते हैं और साल भर खाते हैं क्योंकि इनका हम स्टोरेज कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होते हैं, अच्छी क्वालिटी के होते हैं तो वो ज़्यादा दिन तक चलते हैं, है ना। तो इनमें क्या पाया जाता है? स्टोरेज की क्षमता पाई जाती है और इन्हें हम संचित करके भी रख सकते हैं। तो बीज की संरचना आ रही समझ में? बीज किस किस से मिलकर बना होता है? सबसे बाहरी, और इसके ऊपर बाहर आवरण पाया जाता है, इसमें 2 बीज पत्र होते हैं, बीचों बीच एक्सिस होती है, भ्रूणपोष होता है और भ्रूण होता है। इन सभी चीज़ों से मिलकर के बीज का निर्माण होता है। और जब बीजांड क्रमिक रूप से धीरे धीरे परिवर्तन करता है तभी बीज का निर्माण होता है। क्लियर? और बीजांड में जो इसके अध्यावरण होते हैं वो किसका निर्माण कर लेते हैं? वो किसका निर्माण करते हैं? इसकी बाहरी आवरण का। अब होता क्या है, हमने इसके पहले वाले इसमें वीडियो में क्या बताया था? मैंने आपको निषेचन की क्रिया बताई थी। अब जब निषेचन की क्रिया होगी तभी भ्रूणपोष का निर्माण होगा। और भ्रूणपोष का निर्माण कैसे होता है? जब एग सेल और द्वितीयक केंद्रक, जब एग सेल और द्वितीयक केंद्रक क्या करते हैं? दोनों निषेचन की क्रिया करते हैं। क्लियर? तो द्वितीयक केंद्रक जब निषेचन की क्रिया करता है तो क्या होता है? 3N संरचना बनती है, त्रिक संलयन होता है ना। तो ये सब क्रिया से क्या बनता है? एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। और एंडोस्पर्म ही क्या करता है? भ्रूण के लिए और बीज के लिए भोजन का काम करता है। इसी से ये बीज क्या करते हैं? पोषण प्राप्त करते हैं। अब हम देखते हैं बीजों के प्रकार। बीज 2 प्रकार के होते हैं। बीज पत्रों के आधार पर यदि हम देखें तो बीज कितने प्रकार के होते हैं? बीज पत्र यानी कि कोटिलीडन्स। तो बीज पत्र के आधार पर बीज 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से देखते हैं? चलिए, नंबर 1 जो है वो है एक बीज पत्री। एक बीज पत्री जो एक बीज पत्री बीज होते हैं उनमें केवल एक बीज पत्र पाया जाता है। मतलब कि अगर इसको 2 भागों में तोड़ेंगे तो ये 2 बराबर भागों में नहीं बंटते हैं, तो उसे हम ऐसे बीजों को हम क्या कहते हैं? एक बीज पत्री बीज, जिनमें केवल एक बीज पत्र पाया जाता है। कितने बीज पत्र? एक बीज पत्र पाया जाता है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे? एक बीज पत्री बीज कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल मक्का, धान, जौ,
इन सब में क्या होता है भाई, इनमें अगर बीज को हम बीचों बीच से तोड़ेंगे तो ये दो बराबर भागों में नहीं बंटता है, यानी कि ये क्या होते हैं, एक बीजपत्री बीज होते हैं। सेकंड होता है द्विबीजपत्री बीज। सेकंड क्या है, द्विबीजपत्री बीज। द्विबीजपत्री बीज वे होते हैं जिनमें दो बीजपत्र होते हैं। कितने बीजपत्र, दो बीजपत्र। यहाँ पर मैं आपको चने का एग्जाम्पल लेके बताऊंगी। तो ये जो चना आप सभी को दिखाई दे रहा है, चने के चारों ओर आवरण पाया जाता है। आप सभी ने देखा होगा चने के चारों ओर कैसा होता है, ब्राउन रंग का आवरण होता है। अब हम उस आवरण को यदि निकाल देंगे, इस आवरण को क्या कहते हैं, सीड कोट कहते हैं। तो ये चना इस तरह से दिखाई देता है। अब चने में बहुत छोटा होता है, आप अपने घर में प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। चने में यहाँ पर एक एक्सिस दिखाई देती है, बीचों बीच एक्सिस होती है, ये लाइन होती है। और चने को अगर हम दो भागों में तोड़ देंगे तो ये जो भाग हो जाते हैं इसके दो, ये क्या कहलाते हैं, इसके बीजपत्र कहलाते हैं। ये जो इसके दो भाग होते हैं ये क्या कहलाते हैं, बीजपत्र कहलाते हैं। तो आप सभी देख सकते हैं कि चने में कितने बीजपत्र होते हैं, दो बीजपत्र होते हैं। तो ये क्या हो गया, द्विबीजपत्री। इसी तरह मूंगफली, मटर, सेम, इन सभी में क्या होता है, अगर हम बीज को दो भागों में तोड़ेंगे तो आसानी से दो भागों में टूट जाता है, क्योंकि इसमें बीचों बीच एक्सेस होती है और ये द्विबीजपत्री है। तो द्विबीजपत्री में क्या बताया मैंने कि इसमें दो बीजपत्र होते हैं, दो बीजपत्र होते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, द्विबीजपत्री कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल चना हो गया, मटर हो गया, मूंगफली हो गया, सेम, बहुत सारे ऐसे बीज हैं जो द्विबीजपत्री होते हैं। क्लियर। अब हम देखेंगे भ्रूणपोष के आधार पर। पहले हमने क्या देखा, बीजपत्र के आधार पर। अब हम देखेंगे भ्रूणपोष के आधार पर बीज के प्रकार। इन दो आधारों पर बीज के दो प्रकार होते हैं। क्लियर। तो अब हम देखेंगे भ्रूणपोष के आधार पर कितने होते हैं। भ्रूणपोष के आधार पर भी दो प्रकार के बीज होते हैं। पहला जो बीज है, बीज का प्रकार है, वो है भ्रूणपोषीय बीज। क्या होता है, भ्रूणपोषीय। सेकंड होता है अभ्रूणपोषीय। तो ये दो प्रकार के बीज होते हैं। क्लियर। पहला होता है भ्रूणपोषीय बीज, ऐसे बीज जिनमें भ्रूणपोष पाया जाता है, मतलब पर्याप्त न्यूट्रिशन जो है वो होता है। क्लियर। और दूसरे होते हैं जिनमें भ्रूणपोष नहीं होता है, फिर भी न्यूट्रिशन उसमें होता है लेकिन भ्रूणपोष उसमें नहीं होता है। तो जो पहले होते हैं भ्रूणपोषीय बीज, उनको क्या कहते हैं, जिनमें भ्रूणपोष पाया जाता है। क्लियर। तो भ्रूणपोष जिनमें पाया जाता है उनको क्या कहेंगे, भ्रूणपोषीय। और जिनमें भ्रूणपोष नहीं पाया जाता है, जिनमें भ्रूणपोष नहीं पाया जाता है, उन्हें हम क्या कहेंगे, अभ्रूणपोषीय बीज कहेंगे। ठीक है। तो भ्रूणपोषीय बीज जो होते हैं, जितने भी एक बीजपत्री पौधे हैं वो सभी भ्रूणपोषीय होते हैं। तो मक्का, धान, जौ इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। क्लियर। और जितने भी द्विबीजपत्री यानी चना, मटर, मूंगफली, ये सब क्या है, अभ्रूणपोषीय बीज हैं। ये क्या हो गए, इसके एग्जाम्पल हो गए। क्लियर। तो ये हो गए बीजपत्र के, बीजों के प्रकार। बहुत इजी वे में आपको मैंने बताया सीड्स क्या होते हैं, सीड्स के प्रकार क्या होते हैं। तो सीड को आप घर पे भी देख सकते हैं, चने का एग्जाम्पल ले सकते हैं, मूंगफली का, कि जब हम बीज को तोड़ेंगे तो वो दो भागों में बट जाएगा। दो भागों में बटेगा यानी कि वो क्या है, द्विबीजपत्री। यदि दो भागों में, बराबर भागों में नहीं बटा तो वो क्या हो गया, एक बीजपत्री। और जिनमें भ्रूणपोष पाया जाता है वो भ्रूणपोषीय होते हैं, और जिनमें भ्रूणपोष नहीं होता, भ्रूणपोष यानी कि एंडोस्पर्म। और एंडोस्पर्म का निर्माण कब होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद। फर्टिलाइजेशन की क्रिया में क्या होता है, 3n यानी कि त्रिक संलयन होता है, और जो द्वितीयक केंद्रक होता है वो एग सेल से क्रिया कर लेता है और 3n संरचना बनाता है। इसके बाद एंडोस्पर्म का निर्माण होता है जो कि भ्रूण के लिए पोषण का निर्माण करता है। और जो बीज होते हैं वो फलों के बीचों बीच सुरक्षित रहते हैं। अब होता क्या है, जैसे कि कोई पौधा है,
चलिए आगे बात करते हैं। जैसे कि एक पौधा है, तो पौधे में कई बीज होते हैं। अब मान के चलो बीज उसके आसपास गिर जाते, पौधे के आसपास गिर जाते हैं, तो कई पौधे के आसपास ही कई सारे पौधे हो जाएंगे, है ना। यानी कि एक यदि वृक्ष लगा है, उसके बीज गिर गए, आसपास ही गिर गए, तो पास पास और नए पौधे आ जाएंगे। तो वहाँ पे क्या होगा, ज़मीन के लिए संघर्ष करना पड़ेगा बीजों को, पोषण के लिए, आहार के लिए, खनिज तत्वों के लिए। क्योंकि अगर एक ही जगह पे कई पौधे हो गए तो उन्हें हर चीज़ की कमी हो जाएगी, है ना। तो इसी क्रिया के लिए बीजों में क्या पाई जाती है, प्रकीर्णन की क्षमता पाई जाती है। क्या पाई जाती है, प्रकीर्णन यानी डिस्पर्सन की क्रिया पाई जाती है। तो पौधों में क्या क्षमता होती है, ये अपने बीजों को क्या करते हैं, दूर दूर तक स्थानांतरित कर देते हैं, ताकि पौधे क्या होते हैं, कई दूरी पर उगते हैं। यदि वो पौधों में यदि प्रकीर्णन की क्षमता नहीं पाई जाएगी तो क्या होगा, पौधे अपने बीजों को अपने पास गिरा देंगे और वहीं आसपास उसके पौधे लग जाएंगे। तो क्या होगा, वहाँ पे खनिज तत्वों की भी और कई सारी चीज़ों की कमी पड़ जाती है ना। तो इसलिए होता क्या है कि पौधों में प्रकीर्णन की क्षमता पाई जाती है, जिससे ये बीजों को बहुत दूर तक स्थानांतरित कर देते हैं। अब प्रकीर्णन के हम प्रकार देखते हैं। प्रकीर्णन 4 प्रकार का होता है। कौन कौन से? पहला जो है वो है वायु प्रकीर्णन, दूसरा है जंतु प्रकीर्णन, तीसरा है जल प्रकीर्णन और चौथा है विस्फोटक प्रकीर्णन। वायु प्रकीर्णन, प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना। प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है, फैलना। और जो प्रकीर्णन जैसे होता है वो उसी माध्यम के द्वारा होता है। तो प्रकीर्णन कितने माध्यमों से होता है, वायु, जंतु, जल और विस्फोटक प्रकीर्णन। तो जो वायु प्रकीर्णन है उसमें होता क्या है, जो बीज होते हैं वो वायु के द्वारा, वायु के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। यानी कि जो प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना। अब एक फल में कई बीज हो सकते हैं, जैसे तंबाकू का जो फल होता है उसमें कई सारे बीज होते हैं। अब इसमें होता क्या है, वायु प्रकीर्णन के द्वारा बीज कहाँ चले जाते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। यदि मैंने बताया था आपको, यदि बीज वहीं पौधे के पास में गिर जाएंगे तो वहीं आसपास कई सारे पौधे लग जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि उसमें फिर संघर्ष होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए पौधों में यह प्रक्रिया पाई जाती है कि वो बीजों को फैलाते हैं, यानी कि प्रकीर्णित करते हैं, ताकि बीज कई दूरी तक ले जा सके। अब हम पौधे को तो एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं ले जा सकते, तो ये संभव नहीं हो पाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाते हैं और पौधारोपण करते हैं। तो पौधे में जो प्रकीर्णन की क्रिया है वो 4 प्रकार से होती है। पहली होती है वायु प्रकीर्णन। वायु प्रकीर्णन में होता क्या है भाई, जो वायु प्रकीर्णन में बीज होते हैं उनका प्रकीर्णन वायु के माध्यम से होता है, यानी कि वायु के हवा के द्वारा बीज एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते। और इस प्रक्रिया में बीजों का हल्का होना ज़रूरी है, बहुत हल्के होते हैं, पंखदार होते हैं, जालीदार होते हैं, वजन में बहुत हल्के होते हैं, छोटे बीज होते हैं जो कि आराम से एक स्थान से दूसरे स्थान जा सकते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल हम देखेंगे, इसका एग्जाम्पल है मुनगा। इसका एग्जाम्पल क्या है, मुनगा। मुनगा हम सभी के घर में आती है, उसको दाल में या दाल में डाल करके बनाया जाता है। मुनगा और सिनकोना, इन दोनों के बीज कैसे होते हैं भाई, बहुत हल्के होते हैं और वायु प्रकीर्णन का कार्य करते हैं। आँख और आँख जो वो होता है ना बीज, इस टाइप से होता है ना। तो इसका जो बीज होता है वो बहुत हल्का होता है, पंखदार होता है। सेकंड हम देखेंगे जंतु प्रकीर्णन। जंतु प्रकीर्णन क्या होता है, इसमें बीजों का प्रकीर्णन जंतु के द्वारा होता है। बीज जो होते हैं जंतु के पैरों में चिपक जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंच जाते हैं। तो जंतु प्रकीर्णन का एग्जाम्पल हम देखेंगे धान और मक्का, ये जंतु प्रकीर्णन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है जल प्रकीर्णन। जल प्रकीर्णन में क्या होता है, बीजों का प्रवाह जल के द्वारा हो जाता है और जल के समुद्र की सतह पर, जल की दूसरी सतह पर क्या होते हैं, पौधे का निर्माण हो जाता है। अगर बीज वहीं गिर जाएंगे तो आसपास ही पेड़ का निर्माण हो जाएगा, लेकिन इसमें होता क्या है, जल के प्रवाह के द्वारा बीज का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है और क्या होता है, इसका प्रकीर्णन होता है। तो इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे नारियल।
नारियल में जल प्रकीर्णन की क्रिया पाई जाती है। लास्ट है विस्फोटक। विस्फोटक नाम से ही शो हो रहा है भाई, विस्फोटक। तो इसमें होता क्या है, बीज अच्छी तरह से परिपक्व हो जाते हैं, फिर जो फल होता है वो उसकी सतह फट जाती है और बीज विस्फोट के साथ बाहर निकलते हैं और कई दूरी तक क्या होते हैं, जले जाते हैं और गिर जाते हैं। ये क्या होते हैं, बहुत दूर तक उड़कर चले जाते हैं। विस्फोटक यानी कि बीज में क्या होता है, विस्फोटन की क्रिया होती है, फल में विस्फोटन की क्रिया होती है और बीज विस्फोट के साथ हवा में उड़ते हैं और बहुत दूरी पर गिर जाते हैं। तो इस प्रकार से विस्फोटन प्रकीर्णन भी होता है। फॉर एग्जाम्पल इसका है मटर और अरंडी, दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, याद रखना। विस्फोटक प्रकीर्णन किस में पाया जाता है, मटर और अरंडी के पौधे में। तो इसमें होता क्या है, फल अपनी भित्ति को इसकी भित्ति फट जाती है और बीज विस्फोट के साथ बहुत दूर तक उछलते हैं ताकि बहुत दूरी पर जाके गिरते हैं और फिर धीरे धीरे नए पौधे का निर्माण कर लेते हैं। क्लियर। तो ये हो गया बीजों का, बीज की संरचना, बीजों के प्रकार। तो बीजों का महत्व हम देखेंगे। बीज होते क्या हैं, बहुत ही सक्षम होते हैं, वायबल होते हैं। बीज कैसे होते हैं, जीवक्षम होते हैं और विएबल होते हैं। बीजों में स्टोरेज की क्षमता पाई जाती है, यानी कि हम इन्हें क्या कर सकते हैं, संचित करके भी रख सकते हैं। संचित करके रख सकते हैं यानी कि इसमें क्या होती है, कौन सी क्षमता होती है, स्टोरेज की क्षमता होती है। क्लियर। जीवक्षम की क्षमता पाई जाती है और स्टोरेज की क्षमता होती है। बीजों से ही हमें क्या मिलता है, भरपूर आहार भी हमें बीजों से ही मिलता है। बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी हम ले जा सकते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में हमें कठिनाई नहीं होती है, इसलिए कि अगर हम कोई पौधा लगाना चाहें तो पूरा पौधा तो नहीं ले जाएंगे, है ना। तो इसकी एक सुविधा हमें प्राप्त हो गई कि हम बीज को एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं और पौधे का रोपित कर सकते हैं और पौधे का निर्माण कर सकते हैं। क्लियर। तो ये हो गया बीजों का महत्व। बीजों से ही हमें क्या होता है, भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन भी प्राप्त होता है। कई सारे अनाज ऐसे होते हैं जिनको हम स्टोर करके भी हम घर पे रख सकते हैं सालों साल। जैसे चावल हो गया, चावल में भी कई वैरायटीज़ आती हैं, है ना। तो ये क्या हो गए, सीड की संरचना। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, सीड की संरचना, सीड के प्रकार और सीड का महत्व। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और जो भी आपके डाउट्स हैं वो टेलीग्राम लिंक पे जाके पूछ सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स में जाकर भी पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।